हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज से आपके लिए मैं मॉडल सेट शुरू कर दिया हूं और आपके लिए हर सप्ताह में एक दिन मैथ का आएगा, सेकेंड दिन आपका साइंस का आएगा, ठीक है, और एक दिन आपका सोशल का आएगा। ये 3 मॉडल सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल सेट आपको अगर आएगा है नन हिंदी का और गौधुली हिंदी का और उर्दू का, वो सब आएगा 3 बजे, ठीक है। वो सब आएगा 3 बजे, लेकिन ये आएगा आपको सुबह में 7 बजे मिलेगा ये वीडियो, क्लियर है। और बाकी इसका मिलेगा आपको 3 बजे, क्लियर है। उसके बाद आपका जो बाकी 3 दिन बचेगा जीत, तो मैथ, साइंस और सोशल। क्वेश्चन बैंक अभी बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा 2011 तक जो भी क्वेश्चन बैंक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक मैं 2019 तक करा दिया हूँ आप लोग को, 2018 भी करवा दूंगा, ठीक है। आज हो गया ना, 2 दिन बाद जब मैथ होगा तो फिर उस टाइम में क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है मॉडल सेट फर्स्ट है और 30 इंपॉर्टेंट मैथ का ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो ऑब्जेक्टिव मैथ में होता है क्या भाई, पहले तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। मैथ जब तक सोल्व नहीं करोगे तो फिर आंसर कैसे आएगा, बिल्कुल है ना। मैथ तो बनाना पड़ेगा, बस सिर्फ नाम है ऑब्जेक्टिव, रटने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आप किसी भी बोर्ड के हो, सभी बोर्ड के लिए ये है, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, जहाँ भी नाम ले लो, इंडिया का कोई भी स्टेट, सभी के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप बना रहे हैं ना, तो पहले मेरे वीडियो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को रोकना और रोकने के बाद क्या करना, पहले आंसर बनाना, तब वीडियो देखना आगे। तो चलो, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आप ही से है कि 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से भाग देने पर उसका मान क्या आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है कि 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल बोले तो 64 का वर्गमूल, ये होता है ना 64 का वर्गमूल। और 64 के घनमूल, 64 के घनमूल बोले तो यहाँ पे पावर 3 रहता है और वर्गमूल में 2 रहता है। तो 64 का वर्गमूल कितना आता है, 8 आता है ना। और 64 का घनमूल कितना है, 4 आता है। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 से काटो 4 दूना 8, कितना आ गया आंसर हमारा भी। कुछ दिक्कत लगा, कितना फास्ट से, कितना आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लिए। मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा ये सब, बस ऐसे ही सॉल्व करना आपको। वर्गमूल बोल रहा तो 64 का वर्गमूल ले लिए, घनमूल बोल रहा घनमूल। भाग किसे करना, घनमूल से। तो जिससे भाग करना ना उसको लिखना है नीचे में, हर में उसी को लिखना है। जैसे बोला कि 8 को 16 से भाग दीजिए, इसका मतलब नहीं 16/8 नहीं करना है। किससे बोला, 16 से, यानी कि 8/16 ऐसे करना पड़ेगा, 1/2 आएगा फिर इसका। क्लियर है, समझ रहे बात को मेरा? तो आंसर क्या होगा हमारा, बी आंसर राइट होगा। ओके, समझते जाओ। सेकंड सवाल, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है, मॉडल सेट फर्स्ट है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो सकता है? बहुत बार जो स्टूडेंट कंटिन्यू इस चैनल में पढ़ रहे हैं, ये सब सवाल तो यूं ही चुटकियों में कर देंगे, है ना। और उम्मीद करूंगा उनसे जो कंटिन्यू पढ़े 30 में 30 नंबर लाएंगे। देखना कमेंट नीचे जरूर रहेगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो m के लिए कोई संख्या डालो। अगर m की जगह पे 1 डालते हैं, यहाँ पे देखो m, ये m+2 है। अगर m की जगह पे 1 डालें तो 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया। सम तो आ ही नहीं रहा, है ना, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। 2m+1 देखते हैं, तो 2m, 2 गुना m मतलब कोई 1 डालो +1, तो 2 एकम 2 +1, लो 3 आ गया। बोला सम संख्या का रूप, तो ये सम संख्या, इसमें सम भी आ सकता है। अगर देखो 2 गुना 3 रखेंगे +1, 3 दूना 6 +1, लो ये तो विषम आ रहा, ये भी विषम आ गया, 7 हो गया विषम, है ना, तो ये भी नहीं चलेगा। ये देखो 2 गुना m की जगह पे कुछ भी डालो, 2 डालो -1, 2 दूना 4 -1, कितना आ गया, 3 आ गया। लीजिए ये क्या आ गया, विषम, सम बोल रहा। तो ये देखो 2m, m से m का वैल्यू कुछ भी मान रख दो, सम संख्या ही आएगा। 2 गुना 5 रखो तो 5 दूना 10, 2 गुना 7 रखो तो 7 दूना 14। देखो सम संख्या, सम संख्या। क्या पता चल रहा कि इसका आंसर हमारा क्या होगा जी, इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल आंसर हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं बनाया हूँ। अगला देखो, अगला सवाल यहाँ पे कि यदि x² - 5x + 4 बराबर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा? x का मान क्या है, पूर्णांक संख्या है या भिन्न संख्या है या अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या है? तो सॉरी, यहाँ पे वास्तविक संख्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, ठीक है। वास्तविक नहीं है मतलब वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, तो बनाइए x², इसको तोड़िएगा ना तो कैसे होगा, 4x - x टूटेगा, 4 एकम 4 और 4x और 1x जोड़ेंगे कितना होगा, 5x हो जाएगा। ये तो जानते हो गुणनखंड बनाने के लिए, बिल्कुल जानते हैं। ये दोनों कॉमन ले लो, तो कॉमन हो जाएगा x - 4,
यहाँ पे क्या कौन है 1, x -4 बराबर 0। तो देखो x से -1 यह निकला बाहर ये दोनों से, और ये दोनों अलग से निकलते x -4। तो इसको अलग बनाते हैं, x -1 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 1, x -4 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 जो आ रहा, क्या ये भिन्न संख्या है, बटा में है? बोलेंगे नहीं सर, है ना। आप परिमेय संख्या है, 4 तो परिमेय संख्या है, ये नहीं। वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो वास्तविक संख्या है ना, ये भी नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, पूर्णांक है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा ए होगा। लेकिन अगर आता वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या आंसर टिक करते, परिमेय संख्या बोलता तो परिमेय संख्या होता, है ना। तो हमारा फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अगला सवाल, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक रैखिक समीकरण का घात हमारा 1 हो। क्या एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक मतलब एक घात वाले को ही बोलते हैं एक रैखिक समीकरण। ठीक है, एक घात वाले समीकरण को एक रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे द्विघात समीकरण पढ़ते हैं ना, द्विघात, तो द्विघात मतलब क्या समझते हैं, जिस पर दो घात हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन एक रैखिक में bx प्लस c ऐसे रहेगा। ठीक है, घात नहीं है, एक ही घात रहेगा, तो आंसर क्या होगा हमारा सी होगा। दो बोलता तो दो होता, त्रिघात समीकरण बोलता, त्रिघात समीकरण बोलता तो 3 घात उसमें होता। क्लियर है। अगला सवाल देखो, कौन बहुपद नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे बहुपद आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन बहुपद है कि नहीं है। सबसे सिंपल तरीका मैं बता दूँ बहुपद पहचानने का। सबसे पहला तरीका है कि x जो है ना, x जो है रूट में नहीं रहना चाहिए। मतलब रूट से बाहर निकल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर x रूट के अंदर ही रह गया तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होने का शर्त मैं बता रहा हूँ। x से रूट में रहेगा तो समझो बहुपद नहीं। दूसरा है कि x से बटा में नहीं रहना चाहिए। बटा में जहाँ रहा तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर हल करने के बाद बना लिए और बटा से खत्म हो गया, जैसे मान लीजिए कि ऐसे रहेगा तो ये तो कट जाएगा ना फिर, है ना, ये तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो फिर क्या होगा, ये बहुपद हो जाएगा। तो बोला कि बहुपद नहीं रहने का एक ये शर्त समझो, और ये बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो इसमें कौन कौन, x देखो क्या है, बटा में है, बोलो जी, बटा में है x से, तो यहाँ पे बोला बहुपद, है ना। तो क्लियर है, जब यहाँ x से बटा में नहीं तो ये बहुपद है, लेकिन सवाल बोला बहुपद नहीं है तो ये तो बहुपद है हमारा। ठीक है, ये देखो तो x से देखो बाहर में है, क्लियर है, ये भी x से बाहर पूरा क्लियर आ रहा। खाली हमको x को देखना है, x y z जो भी रहे तो ये भी बहुपद है। ये देखो ये भी बहुपद है, लेकिन ये देखो क्या है, x जो है बटा मारा कि नहीं, 1/x - 1 क्या है, बटा मारा, तो ये बहुपद में नहीं। आंसर क्या होगा इसका सी होगा। अगला सवाल देखो, द्विघात बहुपद दिया, इसका शून्यंक निकालना। शून्यंक कैसे निकालिएगा, गुना कीजिए ना इसको, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। देखो 2x में से 1x से घटेगा कितना होगा, 2x में से 1x जोड़ेंगे तो 3x होगा, और 2 एकम 2 भी होता है। क्लियर, ये दोनों को कॉमन ले लो, x - 2। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आप लोगों को, कमेंट जरूर करना जी। ठीक है, तो x - 2 बराबर क्या हो गया, इधर x - 2 हो गया, x - 1। ठीक है, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 2, और x - 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 1। तो x का मान 2 और 1 आ रहा है। 2 1 देखो किस में है, 2 1 देखो आ रहा, तो 1 2 1 2 1 बातें की ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 जैसे बोलो 2 1 2 1। आंसर हमारा डी है। अगला सवाल देखो जी, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग में x + 2y बराबर k 7 और 2x + ky बराबर 14 समपाती है। समपाती का मतलब अनेक हल, जिसका एक ही लाइन पे दूसरा लाइन जब ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं समपाती। ठीक है, जिसको बोलते हैं समपाती। ठीक है, अब हमको बोला कि मतलब ये जानते हैं ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको बोलते हैं समपाती। तो देखो a1 हमारा कितना है, x है, तो x में a1 कितना 1 हो गया, और a2 कितना है 2 है। ठीक है, b1 कितना है 2 है, अब b2 कितना है k है। सवाल पहले बोल दिया कि समपाती मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, सवाल पहले बोल रहा 7 k कितना है 7 है, c कितना है 7 है, और c2 कितना है 7 है। देखो आप ये दोनों से बनाओगे ना तो भी उतना ही आंसर आएगा, और फिर अगर ये दोनों से बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। चलो ये 1/1 करके आपको बना के दिखाते हैं। पहले देते 1/2 बराबर 2/k, तो k का मान कितना हो गया 2 दूना, क्रॉस गुना करेंगे, k को 1 से गुना किया, इसको 2 दूना 4 हो गया, तो आंसर तो हमारा सी मिल गया। चलो इसको भी देख लेते हैं संतुष्ट करके, 2k बराबर 7/14, 2 7 दूना 14, 2k बराबर 1/2। फिर आ गया ना वही हाल, k क्रॉस गुना करो, 2 दूना 4, तो k का मान कितना गया 4 हो गया। ये कब हुआ, जब बोल दिया गया समपाती, यानी कि तीनों आपस में क्या है बराबर है, तब ऐसा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, संगत समीकरण युग्म का हल क्या होता है, कितना हल होता है। संगत समीकरण पता किसको बोलते हैं, जिसका हल हो जाए, या तो एक हल हो जाए
या तो अनेक हल हो जाए, इसको बोलते हैं संगत। और जिसका कोई हल ना हो उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। इतना याद रखिए। तो संगत समीकरण में एक हल होगा, अनेक तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? संगत समीकरण का मतलब जिस समीकरण का हल हो जाए, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन जिसका कोई हल ना होगा उसको बोलेंगे असंगत। तो ऑप्शन में तो यहाँ पे मतलब अनेक तो नहीं लिखा हो ना, अनेक रहता तो वो भी होता, तो हमारा एक हो गया। अगला सवाल देखो, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल क्या हो? अनंत हो। अभी मैं बताया तो उनके आलेख क्या होगा? अनंत। हल क्या हो? अनंत हो। मतलब कि एक ही लाइन पे दूसरे लाइन पे जाएगा, हल क्या? अनंत हो। तो उसको क्या बोलेंगे? संपाती। अभी तो मैं बता रहा था आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर सी हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और चलते चलते एक बात बता दूँ, चलते चलते इस बात बता दूँ कि समांतर कब होता है? जब एक ही मतलब ऐसे रेखा हूँ, तो जब ये कहीं पे तो काट ही नहीं रहा, ये एक दूसरे को तो काट ही नहीं रहा, तो जब काट रहा नहीं तो कोई हल नहीं होगा, है ना? कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद में क्या समझे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा, एक जगह काट रहा, इसका बोलते केवल एक हल बोलते हैं, केवल एक हल, या अद्वितीय हल बोलते हैं जी, अद्वितीय हल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखो, लो बड़ा अच्छा सवाल है क्या? ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, एपी में तो सार में अंतर, सार में अंतर क्या होता है? डी निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंट निकालते हैं, या इन दोनों का डिफरेंट, या इन दोनों का, या तो किसी एक को डिफरेंट निकालो। पहले बोल दे कि एपी में है, एपी में है तो डिफरेंट निकालना पड़ेगा। चलो तो ये हमारा, इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो ए प्लस डी को घटाएंगे ए से। देखो ए प्लस डी हमारा, समझो यहाँ पे बात को, ये क्या ए प्लस डी है, किसको घटाना है? एक को घटा देना है, तो माइनस है, तो कट गया ना, कितना बचा? डी बचा। आपको लगा सर अब इसको घटा के दिखाइए ना, इसको घटा के दिखाइए, चलो इसको घटा के देते हैं। ए प्लस 2d घटाना है, किसको घटाना है? ए प्लस डी को घटाना है, चूंकि बगल वाला A2 में से A1 घटाते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, A4 में से A3 घटाते हैं, तो A प्लस डी हो गया। तो A प्लस 2d माइनस ए माइनस डी होगा ना, तो ए गया काम से, 2d में से एक डी घटा कितना बचेगा? डी बचेगा। तो जैसे भी बना लो आपका आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ए आने वाला, यानी कि डी। सारा आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। इसको भी घटाएगा तो वही आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। सवाल बड़े मज़ेदार का हो रहा होगा मेरे ख्याल से, अब तक आपका एकदम सभी सवाल सही बन रहा होगा। ठीक है, 21, 18, 15 का कौन सा पद -3 है? यानी कि देखो 21 है पहला पद, 18 है दूसरा पद, 15 है तीसरा पद, तो कहीं ना कहीं जा करके देखो घट रहा, कहीं नहीं घाट करके कहीं ना कहीं जाकर -3 बचेगा। तो कितना नंबर पे तो आएगा ना? 1 2 3 पे, जैसे 3 पे 15 है तो कितना नंबर पे तो 3 तो आएगा ही आएगा। चलो तो बना बताते हैं, ये क्या टी जो दिया हुआ 3 है, ये मतलब क्या दे रहा है? टी एन दे रहा है, टी एन, फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलो टी एन कितना दिया? -3। ए कितना है? शुरू वाला पद ए होता है, चलो ये निकाल लिया, एन -1। डी कैसे निकालेंगे? तो 18 में से 21 को घटाइए, कितना आएगा? 18 3 21 -3, लो -3 आ गई है। ठीक है, तो -3 21, देखो एन को -3 से गुना करो तो एन प्लस में प्लस माइनस -3, अब माइनस माइनस +3, तो क्या करेंगे जब? अब देखो तो यहाँ पे एक ही रास्ता बच रहा, 3 1 24, 1 3 कितना हो गया? 21 और 3 24 -3n, तो 24 को भी इधर भेज दीजिए, तो कितना 3n हो गया। 24 इधर आकर कब बनेगा? -24, चूँकि 24 प्लस उधर जाकर बनेगा माइनस बनेगा। क्लियर है? अब देखो 24 और 3 कितना होता है जी? -27। हम नहीं बोलेंगे कुछ, सब कुछ आप ही बोलिएगा। तो अब n का वैल्यू निकालना है, तो -27 बटा -3 कर दीजिएगा, 3 9 27, लीजिए ना, कितना आंसर आ गया? आंसर हमारा डी। मेहमान आया तो खातिरदारी नहीं कीजिएगा, उसका आंसर डी हो जाएगा ना। ये तो इजी सवाल है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही मेहमान आपको मिलेगा और आप उसको आराम से टोपी पहना सकते हैं। समझ रहे हैं ना टोपी पहनाने का मतलब? हाँ, b² -4 AC बराबर बोरा 0, तो क्या होगा? मूल बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, भिन्न। तो मैं बताऊं, जब b² -4 AC बराबर 0 होता है तो वो क्या होता है? बराबर होता है, जिसको वास्तविक बोलते हैं। इसको b² -4 AC को विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। इसको d से भी लिखते हैं, d से। अगर d बराबर 0, इसी का वैल्यू यही इतने बराबर हम d भी लिखते हैं। अगर d 0 के बराबर आ गया, यानी कि d जो है ना, d का मान 0 आ गया तो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन d अगर बड़ा हो गया 0 से, यानी कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 25 26 आ जाए, प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में, 0 से बड़ा हो जाए, तो इसका होगा वास्तविक तो हो जाएगा लेकिन बराबर नहीं होगा। ये वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा, और ये वास्तविक तो होगा लेकिन बराबर जो है वो नहीं होगा, बराबर जो है वो नहीं होगा। लेकिन d का मान अगर छोटा आ जाएगा, यानी कि माइनस में आंसर आ जाएगा, -2 -5, तो d तो क्या होगा? बराबर होगा नहीं, बराबर। अब वास्तविक भी नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, या तो काल्पनिक इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल,
देखो कितना हल्का हल्का सवाल यहाँ पे मिल रहा है आपको देखने के लिए ना। 4x² - 1 बराबर 0 के हल समुच्च होंगे। कैसे निकालेंगे इसको? तो 4x² - 1 बराबर 0। देखो मैं तो बनाते जा रहा ना, आप बाद में वीडियो देख रहे तो पहले वीडियो रोको और बना करके आंसर दो, तुक्का मत लगाना, ठीक है। तो 4x², 1 को उधर भेजेंगे प्लस बनेगा, x² बराबर क्या होगा 1/4। स्क्वायर को जब उधर भेजते तो क्या बनता है जी? ओवर रूट, प्लस माइनस में। तो 1 का स्क्वायर तो ओवर रूट तो 1 निकलेगा ही, और 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा प्लस माइनस। तो देखिए प्लस माइनस में कहाँ है, देखिए है ना, 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में, आंसर क्या होगा हमारा? ए हो गया। समीकरण दिया हुआ है ये, इसका विवेचक अभी मैं बताया, विवेचक बोले तो डी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? b² - 4ac, डी बराबर। चलो तो इसका b कितना है, ये देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4। a कितना है? तो बोलेंगे 3√3 है सर। और c कितना है? √3 है। तो 10 दें के 100, देखो 4 गुना, तो √3 को √3 गुना करें कितना होगा? 3 होगा। तो 3 गुना 3 हो गया, ये 3 वाला पहले वाला लिख दिया, √3 को √3 गुना 3 हो गया, 100 माइनस 4 × 12, 12 × 36 गुना घटा दो, कितना आएगा? 64। आ गया ना आंसर हमारा भी। समझ में आ रहा सब सवाल? बहुत ही समझ में आ रहा होगा, और आपको क्लियर दिख रहा होगा ना, ब्लैक में स्क्रीन कर दिया हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर, कम क्वालिटी में भी आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। इसलिए मैं स्क्रीन ब्लैक किया हूँ, तो क्वालिटी कम भी रहेगा ना तो आपको क्लियर दिखेगा। बिंदु दिया हुआ है -2 8 और -6 4, -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का बहुत बार बताया हूँ, और आप ना इसको अपने किताब में लिख करके रख लो कॉपी में, एकदम मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा तो आएगा 100%, और जाएगा कहाँ से? आप ही का किताब का तो सवाल है जी। तो फार्मूला देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या फार्मूला होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखो x1 कितना है? -2, x2 कितना है? -6, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस -6। y1 कितना है? 8 है, y2 कितना? -4 है, -4। तो देखो कितना हो गया? -8/2, आइए 4/2, काटा पीटी करो, -4 आइए 2, यानी कि -4 और 2 किस में है? -4 और 2। देखिए आंसर हमारा क्या हो गया? 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलता हूँ कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है, मेहनत जो है वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो आपको लग रहा है कि मेरा भविष्य बंद नहीं, अभी से शुरू करो। अभी क्लास 10th में हो ना, ये मतलब समझ रहे ना, आपका बीज का पौधा जो है ना शुरू 1 क्लास में रोपा गया था, बीज का पौधा रोप दिया था। अब ना ये ज़मीन है, इसके अंदर में थे आप, अब धीरे धीरे निकल रहे हैं आप, अब धीरे धीरे निकल रहे हो, ठीक है। पौधा ना 1 से 9 तक आपका जड़ था, अब धीरे धीरे निकल रहे हो 10 का। तो जितना मजबूत रहेगा ये तना जितना मजबूत रहेगा उतना तो जड़ तो मजबूत होगी आप लोग का, है ना। अब जितना मजबूत रहेगा उतना आगे बढ़ेंगे फुलंगी। तो वही है कि भविष्य को आगे जो है ना अच्छे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा जी। देखो सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि रेखा पर स्थित 3 क्रमिक बिंदु है ABC, संरेख होने का शर्त क्या है? मैं आपको बताया था, देखो ABC संरेख बोल रहा, तो संरेख होने का शर्त क्या होता है? AB और BC, और ये दोनों AB और BC इन दोनों का जोड़ जो है AC के बराबर आना चाहिए। देखो ऑप्शन में है, यही होता है संरेख। क्लियर है? ये क्या होता है? संरेख होता है। लेकिन अगर AB और यहाँ पे C है तो AC और BC अगर बराबर है तो इसको बोलते क्या? इसको बोलते समदूरस्थ। क्या बोलते हैं? समदूरस्थ बोलते हैं, ठीक है। संरेख का एक रैखिक नाम भी है, संरेख को एक रैखिक भी बोलते हैं, ठीक है, एक रैखिक भी बोलते हैं संरेख को, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पर, कितना हल्का सवाल बोल रहा हूँ। एक्स अक्ष पे बोले तो एक्स तो पता है भाई, वाई तो पता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो गया। लेकिन अगर बोलता वाई अक्ष पे बोलता तो 0 और वाई होता, ठीक है। ये बात एकदम दिमाग में रखो, एकदम हल्का सवाल, और हल्के हल्के सवाल आता है यार, घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत, ठीक है। यही सब सवाल आएगा, एकदम घबरा, हिम्मत रखो, साहस रखो, तुम एकदम कामयाब हो गए, ठीक है। और एक दिन तुम भी बहुत अच्छे नंबर लाओगे। मेरा टारगेट यही है जी कि 400 प्लस पार करना है, अब की बार 400 प्लस पार, ठीक है। 450 प्लस पार, सॉरी 450 प्लस पार करना है। 400 का तो खाब मत देखो, 450 का खाब देखो यार, खाब ऊंचा देखो, तब तो नीचे लुढ़क के भी आओगे तो 400 पे तो आ जाओगे, 300 पे तो नहीं जाओगे ना जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं सभी वर्ग क्या होते हैं? देखो सभी वर्ग, जितना वर्ग है, देखिए ये भी वर्ग बना दिया, ये भी वर्ग बना दिया मैंने, ये भी वर्ग बना दिया। तो वर्ग, सभी वर्ग जो होता है ना,
समरूप क्या होता है? समरूप। समरूप बोले समरूप मतलब ये हो गया कि वर्ग में 4 भुजा है ना, तो इसमें भी देखो 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, मतलब कि छोटा बड़ा रह सकता है, छोटा बड़ा वर्ग रह सकता है, लेकिन है तो डिजाइन वही डिजाइन बना हुआ, उसको बोलते हैं क्या? समरूप बोलते हैं। सर्वांगसम के मतलब हुआ एक ही साइज का, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग है तो अगला वर्ग भी 2 ही सेंटीमीटर का होगा, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। समानुपाती, कोई जरूरत नहीं सभी वर्ग समानुपाती हो, कोई वर्ग यहाँ पे 2 का है, कोई वर्ग यहाँ पे, अरे यार ये वर्ग बना कुछ और बन रहा है, कोई वर्ग यहाँ पे 5 का है, कोई वर्ग यहाँ पे 10 का है, कहाँ समानुपाती सब है? नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा। क्लियर? समरूप याद रखना, मतलब समान रूप का देखने वाला। जैसे आदमी देखो, आदमी और बूढ़ा में क्या दिख रहा? मान लें कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, ये क्या बच्चा बूढ़ा समरूप है कि समान है? बोलो, या सर्वांगसम है? तो जो बच्चा के 2 हाथ है तो बूढ़वा का भी 2 हाथ है ना, बच्चा का 2 कान है तो बूढ़ा का भी 2 कान है, बच्चा के 2 पैर है तो इसका भी 2 पैर है, मतलब समरूप है, भले ही बच्चा छोटा है बूढ़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन सर्वांगसम बोला जाए तो अगर दोनों बूढ़ा है, दोनों सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम, मतलब जो ये खाता है वही खाता है, जो ये बोलता है वही बोलता है, जो ईमानदार वही ईमानदार, ऐसे है, ये समझना है। गुण बराबर है। सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो सब पहले सम चतुर्भुज पहले बनाते हैं, चलो सम चतुर्भुज पहले बनाते हैं। हो गया, सम चतुर्भुज बन गया। सम चतुर्भुज या तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, सम चतुर्भुज को एक सेम टू सेम चतुर्भुज की तरह ही बनता है ये मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में एक बात आप याद रखें, ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, बात बराबर, ठीक है। सम चतुर्भुज ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना। तो मुझे एक बात याद रखो, सम चतुर्भुज का ना जो विकर्ण होता है ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, समान समद्विभाजित करता है, सॉरी, जो सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समान रूप से 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे कितना बन गया? 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90, सब 90 बन रहा। और बोलता है एक है, ये यहाँ से यहाँ तक है 6, है ना, यहाँ से ये मानो ए है, बी है, सी है, डी है। तो एक फंडा तो याद रखो कि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करता है, मतलब 90 डिग्री पे, ठीक है। और देखो ए सी, मान ले ए सी दिया हुआ 6, तो आधा दी बांटा तो 3 3 में बटेगा, है ना। डी बी दिया हुआ 8, तो 4 4 में बटेगा। अब बताओ, तो सम चतुर्भुज के सभी भुजा तो बराबर होगा, तो बताइए इसका कि बोला कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो यहाँ एक ही त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज ले लो, देखो एक त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ पे, और ये कैसा कोण बना? 90 डिग्री बना। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण कहा था कि नहीं? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहा था। कर्ण कैसे निकालते हैं? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसके लिए ये लंब हो गया, इसके लिए आधार हो गया, 4 4 16, 3 3 9, है ना, कितना होगा? 25, 25 का रूट कितना हो? 5। आ गया आंसर से। अब जैसे भी निकालो, इधर से भी निकालो आएगा, इधर से आएगा, इधर, चूंकि वही 3 4 3 4 4 3 ऐसे ही दिया हुआ। क्लियर है? समझा गया? अगला सवाल देखो जी, 2 त्रिभुज समकोणिक हैं, तो वे क्या होगा? 2 त्रिभुज समकोणिक है, मतलब समान कोण वाला है। मान लो कोई त्रिभुज मान लिया ऐसे, लो छोटा बड़ा रह सकता है ना, एक त्रिभुज इतना बड़ा है। समकोणिक मतलब हुआ कि अगर ये 90 डिग्री छोटा वाला है ना, तो बड़का वाला भी 90 डिग्री वाला है। तो क्या ये समरूप सर्वांगसम दिख रहा आपको? लग रहा इसका 90 डिग्री तो कोण मिल रहा है, लेकिन ये तो कोण, ये भुजा तो ज़्यादा हो गया ना, ये भुजा ज़्यादा, मान लो कि 10 है, ये 20 है, कहाँ बराबर हो रहा? समानुपाती भी नहीं हो रहा। तो समरूप तो दिख रहा, छोटा बड़ा में अंतर समरूप। क्लियर है? मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक रूप के जैसा दिखने वाला समरूप कहलाता है। देखो आगे त्रिकोणमिति, 8 सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? तो कैसे बनाइएगा? 8 कॉमन ले लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है जी फॉर्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1 होता है। तो 8 का स्क्वायर नहीं होगा, 8 क्या हो गया आंसर? 8, है ना। क्या गजब का बना दिया आप लोग। ओके देखो जी 24 मिनट हो रहा है, 21 सवाल कर ले, मतलब 1 मिनट कुछ सेकंड में 1 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, वाह गजब का। ये बताओ, देखो यहाँ पे ना tan स्क्वायर होगा, यहाँ भी tan स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे नहीं टाइप हो पाया सही से। तो बताओ 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, समझो अच्छा से, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, स्क्वायर था, हम स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान वही होता है, 1/√3 होता है स्क्वायर। तो देखो जी यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा जी। यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस
1/3 होगा, है ना। देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3। देखो 2 एकम 2/3, अरे क्या होगा, भिन्न का जोड़ कीजिएगा ना तो 3 आ जाएगा, और 3 एक 4, 3 एकम 3 एक 4। देखो यार 1 प्लस 1/3 का भिन्न का जोड़ कर लो तो 3 प्लस 1 होगा ना तो 4 होगा, 4/3 में यहाँ पे 3 3 का होगा, कट जाएगा 2/4, 1/2। अब देखो 1/2 किस में आता है, sin 60 में होता है 1/2, नहीं sin 60 में √3/2 होता है, tan 60 में √3 होता है, sec 60 नहीं ना, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2, तो sec 60 का 2 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1/2 cos 60 का होता है, हमारा 1/b आ गया था। अगला सवाल देखो, tan sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है। आपको पता है sin कौन सा थीटा वैल्यू है जिसका वैल्यू बराबर होता है cos थीटा की उतना ही वैल्यू बराबर होता है। तब बोलेंगे सर sin 45 का मान आपको याद नहीं है, 1/√3 होता है, 1/√2 होता है ना सर। हाँ जी, अब cos 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा ना। गजब का परफॉर्मेंस कर दिया आप लोग। ये देखो तो जरा, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन मत प्लीज को देखो, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो ये जस्ट लाइक क्या मूर्ति है, मूर्ति देखे ना, जिसको जहाँ पे रख दो कुछ नहीं बोलेगा मूर्ति, वही ए है। यहाँ पे उठा के धर दो, यहाँ पे खिलौना समझ रहे ना, कोई खिलौना है वो कुछ बोलता है नहीं ना, जहाँ पे चाहो वहाँ पे रख दो। तो देखो ये हमारा tan है, और ए कितना है 60 है। देखो ए बोला ना a माइनस बी, तो ए का मान कितना 60 है, अब बी का मान कितना है 30 है। लो जी लो, क्या मेहमान है जी, 60 में 30 घटेगा 30। लो भाई tan 30 का मान किसको नहीं पता है जी, जिसको नहीं पता है ना वो ढकनी भर पानी में। अब आगे तुम समझो अगला, ठीक आंसर डी। अगला सवाल देखो जी, cos x, ये देखो बड़ा जानदार सवाल है, इसको तो बहुत कम स्टूडेंट है जो बना पाएंगे मेरे ख्याल से, और अगर जो कंटिन्यू यहाँ पे चैनल पे पढ़ रहे हो तो छक्का छोड़ा दीजिएगा। cos x बराबर, cos बराबर दिया x, तो tan का वैल्यू क्या होगा। अब tan का मान लाना है x के पद में लाना है, किसके पद में, x के रूप में लाना है। तो tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan बराबर होता है sin बाई cos होता कि नहीं होता। चलो तो cos का मान तो x जान रहे, sin का मान, चलो sin का मान हमको लाना है x के रूप में, क्योंकि x रूप में आंसर दिया हुआ है। तो sin को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का ओवर रूट, है ना, बाई। अब cos का मान कितना है, चलो cos को अभी cos ही रहने देते हैं। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर का मान कितना दिया, cos का मान कितना दिया x, तो हम भी यहाँ पे रख सकते हैं x स्क्वायर, बिल्कुल रख दिए। चलो और यहाँ पे cos का मान कितना है x, देखो तो कोई ऑप्शन में दिख रहा जी, हाँ सर दिख रहा ना, किस में दिख रहा, आंसर बी में दिख रहा सर। वो हो अच्छा बी आंसर होगा राइट जी। अगला सवाल देखो जी, एक छड़, ओहो गलती लिखा, छड़ नहीं छड़, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दे दिया था ना, मतलब एक छड़ है ऐसे खड़ा है दीवार पर बनता है ना घर में, तो छड़ खड़ा है और छाया तो जमीन पर बनेगा, तो छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात ऐसे, तो ये लंबाई वाला है ये छाया वाला, क्यों, क्योंकि पहले लंबाई बोल रहा उसके बाद बोला छाया, तो इसको x के अनुपात मान लेते हैं, या तो नहीं भी मानेंगे तो अच्छा चलो 1 है और √3 है। तो बोलता है ना कि सूरज यहाँ पे है तो उन्नयन को यहाँ पर बनेगा थीटा का मान, तो थीटा का मान आप थीटा, चलो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/√3 लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो बोलो जी 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री होता कि नहीं होता, थीटा tan थीटा tan कटा थीटा बता कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री। यार आंसर हमारा बी हो गया, है ना। अगला सवाल है, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है। अर्धवृत्त ऐसे बना लेंगे और ये देखो ऐसे 9 कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे ऐसे बना लो, या यहाँ पे ऐसे बना लो, या यहाँ पे ऐसे बना लो, तो ये जो कोण बना यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, तो ये अर्धवृत्त के, अच्छा केंद्र बोला जा रहा, सॉरी, तो अर्धवृत्त के केंद्र पे बोल रहा, तो केंद्र पे, अर्धवृत्त के केंद्र पे बना कोण कितना डिग्री होता है। तो सॉरी ये सवाल ना केंद्र नहीं होगा, ये गलती सवाल, अर्धवृत्त पर बना कोण इतना सा होगा सिर्फ, ठीक है, ये गलती सवाल ही था। अर्धवृत्त पर बना कोण, तो ये जो मैं बता रहा था अभी हम, ये तो अगर एक व्यास है, ये है ना, ये व्यास है, ये अर्धवृत्त है, तो इस पर अगर कोई कोण बनता है तो ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त के केंद्र नहीं, अर्धवृत्त पर बना कोण, आंसर हमारा कितना ए होगा। अगला सवाल देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, वृत्त के केंद्र पर, तो एक वृत्त है
और इसका केंद्र में कितना डिग्री कोण बनेगा? आपको पता है वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनेगा? तो बिल्कुल वृत्त के केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। आंसर क्या हमारा होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखो, अर्धवृत्त की परिधि बताइए। परिधि का फॉर्मूला आपको पता है जी? हाँ जी पता है। क्या होगा? 2πr ना पाई स्क्वायर ना 2πr ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। कैसे? देखो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। अर्धवृत्त बोला तो आधा कर दीजिए। तो वृत्त ऐसे था ना, ऐसे गोल था, यही तो हम गोल वाला जो साइड है ना इसको हम परिधि बोल रहे थे। तो जब इसको आधा किए ना तो कैसे आधा हो जाएगा? ऐसे होगा। जब काटिएगा तो ऐसे ना आधा होगा, ये वाला ये लाइन ऐसे नहीं गुजरेगा। तो ये पूरा गोल वाला जो था ये था, इसको आधा किए तो देखो ये करके क्या बचा? πr बचा। तो क्या ये अर्धवृत्त का चित्र ऐसे ही बनता है? नहीं ना, तो आपको ऐसे देना पड़ेगा ना, ये लाइन। तो ये लाइन दीजिएगा तो एक आर इधर एक आर इधर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो 2r यहाँ पे जुड़ गया तो r बाहर निकला π+2। यही हमारा, ऐसे भी लिखते हैं, हमारा आंसर क्या होगा? बी। और ये तो हमारा परिमिति है, ये क्या क्षेत्रफल है? क्लियर है। और ये लास्ट सवाल है, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान क्या होगा? यहाँ पे माध्य निकालने जानते हैं कैसे निकालते हैं? चलो x से +3 +4 +5 को जोड़ देंगे और कितना संख्या 4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। और माध्य भी इन लोगों को 4 ही दे रहा है। लो माध्य भी 4 ही दे रहा है, मतलब माध्य बराबर फॉर्मूला होता है ना जी कि जो भी संख्या सबको जोड़ दीजिए बटा संख्याओं की संख्या। तो माध्य 4 ही दे रहा है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो अरे कितना होगा? x + 5 4 9 9 3 12। अरे बाप रे कितना हो गया? 5 4 9 9 3 12, है ना। तो इजी सवाल हो गया। तो 12 को इधर भेज दीजिए, तो भेज दीजिए ना। कितना रुपया लगता है? 1 रुपया लगता है, फ्री में चल जाता है। अब प्लस का माना जी बन जाता है जी। तो 16 में से 12 घटेगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। आंसर क्या हो गया हमारा? लो। तो अब देखो कितना आधा घंटा हो रहा है ना, 30 मिनट हो रहा। 30 मिनट में आपको मैं मॉडल सेट खत्म कर दिया हूँ। और अभी मैथ का 30 क्वेश्चन। साइंस सोशल में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस तो फटाफट 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 टिक करते जाना, 15 से 20 मिनट में खत्म, है ना। यहाँ पे मुझे बनाना पड़ा और उम्मीद है कि आप लोग भी 30 में 30 बनाए होंगे। फटाफट कमेंट करो, अपना प्यारा सा कमेंट करो ताकि मैं अपना दिल निकाल करके आपको दे दूँ, ठीक है। कमेंट करने में देर मत करना, कंजूसी मत करना। और हाँ कोई बंदा है ऐसा भी है कि जो लाइक नहीं किया हो, यार मज़ा नहीं आएगा तो लाइक मत कीजिएगा, वो तो खैर बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगा ना, मेहनत मेरी काम आ जाए तो लाइक जरूर कीजिए ताकि ये थोड़ा सा मेरे अंदर एक इंस्पायर हो जाओ, मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ आपके लाइक से, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। और अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मेरा मन होगा अरे यार मतलब मेरे या तो मैं नहीं सही पढ़ा पाया हूँ या तो आप सही समझ नहीं पाए हो। यही तो दो बात होती है लाइक नहीं करने में, है ना। या तो मेरा पढ़ाने ढंग का सही नहीं है या तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। क्लियर है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो, ठीक है, जो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। ये आपका मॉडल सेट फिर आपको नेक्स्ट वीक इसी दिन सोमवार को सुबह 7 बजे मिलेगा, ठीक है। कैसा लगा इसके बारे में एकदम जरूर कमेंट करना, 2 से 3 लाइन कमेंट करना। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय।